देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया 3 फेजेस में होती है। पहला फेज ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। देखिए हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फिर मैंने आपको बताया कि एस्टाइल CoA ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड ने एस्टाइल CoA में कन्वर्ट होना है। फिर एस्टाइल CoA ने जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स था ना येलो येलो वाला, इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है और क्रेब्स साइकिल में एस्टाइल CoA जाके काम करेगा अपना। क्रेब्स साइकिल चल गई, क्रेब्स साइकिल चलने के बाद ये जो एस्टाइल CoA था ना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ATP बन गई, NADH बन गया, FADH2 बन गया। काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मसला ये है कि जो सेल होता है ना, ये सेल, इस सेल की दुनिया में सिर्फ ATP का राज चलता है बस। जिस तरह हमारा मुल्क है पाकिस्तान में रुपीस चलते हैं। मतलब अगर आप इंडिया की जो इंडिया कह रही हूँ, सॉरी, अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, अगर आप उसका नोट ले आओ और पाकिस्तान में जाके शॉप में दे दो तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, मतलब नहीं चलेगा। उसको पहले डॉलर को आपको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो रुपये काम करेगी, फिर आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसे ही है ना, इसी तरीके से सेल की दुनिया में भी यही काम है। देखिए ये सेल है, सेल ने NADH बना लिया है, FADH2 बना लिया है, ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH बना है। NADH के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन सेल के पास वो एनर्जी, सेल के लिए NADH किसी काम का नहीं है। पहले इस NADH को ATP में कन्वर्ट करो, फिर ATP जो है ना वो सेल इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सेल को तो एक ही चीज़ का पता है कि मेरी एनर्जी करेंसी सिर्फ ATP है। ATP होएगी, मैं ATP का वो जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो तोड़ूंगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से मैं काम करूंगा। सेल को नहीं पता कि NADH के पास भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिस तरह डॉलर बहुत ज़्यादा मतलब महंगी करेंसी है, लेकिन नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं जब तक आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करते, फिर ही पाकिस्तान में उससे काम चलेगा ना। इसी तरीके से ये जो NADH बने हैं, ये जो FADH2 बना है, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को इस्तेमाल में लाने से पहले हमें इसको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही सेल इसको इस्तेमाल कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? ये वो प्रोसेस है जिसमें NADH को ये जो और FADH2 ये प्रोसेस चीज़ें बनी है, इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चलाया जाएगा और चला के इनसे ATP ले ली जाएगी। मतलब NADH को ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया था, मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का। ये उसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये सारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है? ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पड़े हुए हैं। देखो ये ब्लैक वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करेंगे? ये जो NADH मॉलिक्यूल है ना, देखिए आपको नजर आ रहा है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक एटम होता है, आपको पता है इस हाइड्रोजन एटम के पास ना एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है NADH के अंदर। ये जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, बहुत हाई एनर्जी वाला है। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल ले और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ना, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पड़े हुए ना, इनमें से रन करवाएं। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये बॉल खेलेंगे जिस तरह, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, इसको दे देगा, इस तरह खेलते जाएंगे। और इस प्रोसेस के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे जाएगा तो उसकी एनर्जी खींच ली जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, उस एनर्जी से हम ATP बना लेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से NADH से ATP मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ आइए आपको? NADH देखिए, FADH2 का भी यही किरदार है। FADH2 के पास भी 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम इसने निकाल दे रहे हैं FADH2 है, और हाइड्रोजन एटम जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो खाली प्रोटॉन बच जाएगा, है ना। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जब उसने बाहर निकाल दिया तो खाली प्रोटॉन बच जाएगा, और उस प्रोटॉन को हम कहते हैं H+ आयन, ठीक। तो यानी कि एक NADH जो मॉलिक्यूल है, इसने क्या करना है? अपना इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, ठीक। हाइड्रोजन एटम ने ये काम किया, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये रह गया, इसको H+ कहते हैं, और H+ निकाल दिया, और ये खुद NADH NAD+ बन गया। ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पड़े हुए हैं ना, ये वाले, इनसे मूव करते एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, और वो एनर्जी को फिर हम ATP की सूरत में महफूज कर लेंगे, ATP की सूरत में कैद कर लेंगे, और फिर सेल बाद में उस ATP को इस्तेमाल कर लेगा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक हो गया। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? फाइनल स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आखिरी स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ये फाइनल स्टेप है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर।
एक इलेक्ट्रॉन उसने उसको दे दिया, एक कैरियर ने दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, इस तरीके से। तो इस स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, NADH और FADH2 जो थे ना, ये जो दो मॉलिक्यूल बने थे, NADH का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ना, क्रैब साइकिल में बना था, FADH2 का मॉलिक्यूल बना था, फिर ग्लाइकोलाइसिस में भी दो NADH के मॉलिक्यूल बने थे। तो ये जो NADH और FADH2 है ना, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन है। तो इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, अब ये कहाँ पे जाएंगे, ये आर टेकन अप, इनको ले लिया जाता है बाय द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पड़े हुए, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सारी इधर चलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो पड़े हुए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहाँ से मूव करते हैं, थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज पूरी लगी हुई है, यहाँ से मूव करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी, अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की यही एनर्जी को फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं टू सिंथेसाइज ATP बनाने के लिए, ठीक। वही बात जो मैंने आपको बता दी है वही लिखी हुई है। ये देखिए, क्रैब साइकिल में क्या हुआ था, NADH बना था, FADH2 बने थे, इधर ही बने थे ना, तो यहीं से बनते हैं और यहीं से बन के यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने क्या किया, वो जो NADH और FADH2 बने थे, उनकी इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, उनके हाइड्रोजन आयन को ले लिया, और उनको यहाँ पे मूव करवा के सारी उनसे ATP बना ली, ठीक हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, जब ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोबारा हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक। और साथ में वहीं पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी पड़ा होता है, ठीक। जब वहीं पे ऑक्सीजन के साथ ये मिलेंगे ना, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको वाटर भी मिलता है। एट द एंड ऑफ चेन, जब ये चेन खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और हाइड्रोजन आयन, ये दोनों आपस में मिल गए, और मिलके इन्होंने क्या किया, कंबाइन विद द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर गए, एंड फॉर्म वाटर, और वाटर बना दिया। देखिए, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा था, वाटर बन रहा था, ये है ना। तो ये वाटर जो है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकली थी, क्रैब साइकिल से निकली थी, और जो वाटर है वो कहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको नजर आ रही है, देखें ये वाले जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल बने थे, जो सेल को बाहर लग रहा था, किसी काम के नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली तो ये NADH का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गया, FADH2 का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आया। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने ATP बनाई, और NAD जब अपना हाइड्रोजन दे देगा तो NAD प्लस बन जाएगा, FADH2 भी जब अपना ये दे देगा तो FAD प्लस बन जाएगा। और ये और क्या होगा, लास्ट में हमने कहा था कि जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों आपस में मिल गए थे, वो जो पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से मूव करते जा रहे थे ना, वो दोनों आपस में मिले, फिर उन्होंने ऑक्सीजन को भी अपने साथ मिला लिया, अब तो पानी बन गया। तो ये देखिए, वाटर भी आपको बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं, साइड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, फ्लेविनिन, एडिन, एफेड, NAD के बारे में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे मैं आपको NAD के बारे में साइड बॉक्स में ये पढ़ा चुकी हूँ, ये वाले साइड बॉक्स के अंदर। FAD क्या है, FAD भी NAD की तरह ही है, कोएंजाइम, वो भी कोएंजाइम था, ये भी कोएंजाइम है। कोएंजाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जिस तरह के एक एंजाइम है, एंजाइम जो है ना पूरा प्रोटीन पार्ट है, ये पूरा प्रोटीन है, ठीक। इसको काम करने के लिए ना थोड़ा सा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, इसको कहते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं आपको एंजाइम वाले टॉपिक में दोबारा डिटेल से पढ़ाऊंगी। अब ये जो कोफैक्टर होता है, ये या तो डिपेंड करता है कि एंजाइम के साथ लूजली अटैच है या ये टाइटली अटैच है। टाइटली अटैच है तो इस कोफैक्टर को कहेंगे ये पोस्थेटिक ग्रुप है, लूजली अटैच है तो इसको कहेंगे कोएंजाइम है। तो ये जो कोएंजाइम है ना, यही FAD है। FAD का पूरा नाम क्या है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक क्या है, कोएंजाइम ही है, NAD प्लस की तरह। इस FAD प्लस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 हाइड्रोजन आयन लिए, और ये FADH2 में कन्वर्ट हो गया। नजर आ रहा है ना आपको, FAD था, अब FADH2 बन गया। इसने 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए और 2 हाइड्रोजन एटम लेके FADH2 बन गया है। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के गेन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन के लॉस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखिए, ये FAD प्लस जो है ना, ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो गेन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिड्यूसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि FAD प्लस ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए और गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, तो उसकी रिडक्शन हो गई FADH2 के अंदर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सारा समझ आ गया होगा। अगर मैं आप थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ, आपको लगता है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन मौजूद होता है यूट्यूब वीडियो को स्लो करने वाला, तो आप 0.5 या 1.5 जितना स्लो देखना चाहते हैं आप उसको देख लें, तो ये आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। अगले
टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे बजट के बारे में, मतलब ये सारी एनर्जी, पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ लिया, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने, 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच के बने। तो 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच के मिलाकर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनएडीएच को एटीपी तो बना लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो आपके पास एटीपी मौजूद है। तो कितने टोटल एटीपी आपको मिलेंगे, मतलब एक बार जब आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर तोड़ते हो तो उसको तोड़ने से कितने एटीपी मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे।